नमस्कार, डी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। आज इस वक्त में हम जिन मुद्दों पर बात करेंगे वो हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे एजेंडे हैं जिस पर कि हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो हम बात करेंगे कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जो भारतीय संसद एक नया इतिहास रचने वाला है, इस पर सबसे पहले बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार इस तरह की अपील भी कर रहे हैं सांसदों से और सभी लोगों से। और इसके बाद बात करेंगे कि एसआईआर पर जो रार बरकरार है पश्चिम बंगाल में, उस पर खास चर्चा करेंगे। और साथ ही तमिलनाडु में जो कांग्रेस के अंदर ही तू मैं चल रही है, इस पर भी हम करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन सम्मेलन। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारी शक्ति वंदन सम्मेलन को किया संबोधित। पीएम मोदी ने निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व पर दिया जोर। कहा, महिलाओं की भागीदारी हमारे लोकतंत्र को करेगी मजबूत। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में सभी दलों ने झोंकी ताकत। मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री आज तमिलनाडु के भाजपा कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले कोलकाता पुलिस में बड़ा फेरबदल। चुनाव आयोग के निर्देश पर जॉइंट कमिश्नर और एडिशनल कमिश्नर स्तर पर नए अधिकारियों की नियुक्तियां। सुप्रीम कोर्ट में आज पश्चिम बंगाल एसआईआर संबंधी मामले की सुनवाई। चुनाव आयोग राज्य में मतदाता सूची को दे चुका है अंतिम रूप। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने की याचिका को किया खारिज। अमेरिका और ईरान के बीच असफल वार्ता के बाद ट्रंप का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की नाकेबंदी का ऐलान। तो रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा, रूस मध्यस्थता के लिए तैयार। और प्रख्यात गायिका आशा भोसले का आज शाम मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ होगा अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित समाज के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने जताया शोक। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले एजेंडे पर हम बात करने वाले हैं वो ये कि भारत की संसद 16 से 18 अप्रैल के बीच नया इतिहास रचने वाली है। और प्रधानमंत्री ने इसको 21वीं सदी का सबसे बड़ा फैसला बताया। दिल्ली में जारी नारी शक्ति वंदन अभियान कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की संसद एक नया इतिहास रचने वाली है। महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि दशकों से लंबित इंतजार को अब खत्म करने का समय आ गया है। 16, 17 और 18 अप्रैल की तारीखें इस दिशा में बेहद अहम साबित होंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर देश की संसद में होने जा रही ऐतिहासिक चर्चा से पहले सभी सांसदों को पत्र लिखकर व्यापक समर्थन और एकजुटता का आह्वान किया है। पीएम ने कहा है कि देश की विकास यात्रा के इन अहम पड़ावों के बीच भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक निर्णय लेने जा रहा है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक यह महत्वपूर्ण निर्णय नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और कहा है कि राज्यों में चुनावों के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाना इस धारणा को बल देता है कि सरकार राजनीतिक लाभ के लिए महिला आरक्षण कानून को लागू करने में जल्दबाजी कर रही है। उन्होंने परिसीमन मुद्दे पर चर्चा करने के लिए 29 अप्रैल के बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। इस परिसीमन को नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में संशोधनों से जोड़ा जा रहा है। तो कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी ने एक अखबार के लिए लिखे लेख में कहा है कि प्रधानमंत्री विपक्षी दलों से उन विधेयकों का समर्थन करने की अपील कर रहे हैं ठीक उस समय जब तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में चुनावी अभियान अपने चरम पर होगा। सरकार इसे जल्दबाजी में पारित करवाना चाहती है। वजह सिर्फ राजनीतिक लाभ हो सकती है। सवाल यह है कि नारी शक्ति वंदन कानून 2023 ईस्वी में ही पास हो चुका है, इसे कब तक लटकाया जा सकता है?
सवाल यह भी है कि जब संसद में इसे सर्वसम्मति से पास किया गया, फिर अब इसका विरोध क्यों? उधर सपा की नेता डिंपल यादव इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के साथ पिछड़े वर्गों का रिजर्वेशन चाहती हैं। इस कानून के अंतर्गत महिलाओं को लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में कम से कम 33% आरक्षण देने की बात कही गई है, ताकि राजनीति में भी महिलाएं पुरुषों के बराबर आ सकें। केंद्र सरकार का मानना है कि राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से महिलाएं भी राजनीतिक निर्णय लेने में समान भागीदार बन जाएंगी। जाहिर है, जब हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं, तो फिर विरोध के अलग अलग स्वर ये क्यों सुनाई पड़ रहे हैं? क्या ये राजनीति नहीं है क्या? तो जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट में बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नारी शक्ति सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 21वीं सदी का यह महत्वपूर्ण निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है। देश की विकास यात्रा के इन अहम पड़ावों के बीच भारत 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक निर्णय लेने जा रहा है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय यह है ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है। नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा। तो वहीं कांग्रेस की नेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने भी कानून का समर्थन किया है और कहा कि यह बिल महिलाओं के साथ साथ देश के हित में है। निर्णय लेने के स्थान पर नारी का प्रतिनिधित्व हो और पूरी संख्या में हो, नगण्य नहीं हो, तो ये हमारा संघर्ष इतने दिनों से चल रहा है और ये देश के हित में, नारी के हित में तो है ही, पूरी मानवता के हित में है, देश के हित में है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये सफल होने जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के नेता इमरान मसूद का कहना है कि भाजपा तो हर चीज का इवेंट बनाने की कोशिश करती है। भाजपा ये जो एजेंडा बना रही है कि ये सिर्फ वुमेन रिजर्वेशन भाजपा करना चाहती है, ये तो यूपीए की गवर्नमेंट में आया था। सोनिया जी चाहती थी, सबसे पहले वुमेन रिजर्वेशन की बात सोनिया जी ने की। तो ये भाजपा जो हर चीज को इवेंट बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये भाजपा का इवेंट नहीं है। यादव का कहना है कि आरक्षण में पिछली और जो अल्पसंख्यक महिलाएं हैं उनको भी अलग से आरक्षण देकर शामिल किया जाना चाहिए। आरक्षण आ रहा है महिलाओं के लिए और बिना कास्ट सेंसस के आ रहा है क्योंकि आरक्षण, लेकिन हमारी ये मांग है कि आरक्षण में भी हमारी पिछड़ी महिलाओं को, जो पिछड़ा वर्ग है, उन सभी महिलाओं को भी आरक्षण मिले और साथ ही हमारी अल्पसंख्यक बहनों को भी इसमें आरक्षण मिले, क्योंकि कहीं भी ऐसा लगना नहीं चाहिए कि कोई भी आखिरी पंक्ति या आखिरी छोर का हमारे जो समाज है वो छूटे। तो नारी शक्ति वंदन को लेकर ये आज सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने जो बड़ी बात कही है, ये सम्मेलन यहाँ नई दिल्ली में ही विज्ञान भवन में चल रहा है। हमारे संवाददाता अनुज यादव इस पर जुड़ चुके हैं और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले मैं अनुज के पास चलता हूँ, वो इस सम्मेलन में गए भी थे। अनुज, बताइए, ये सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
संबोधन में बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कही कि 21वीं सदी में जो भारत सबसे बड़े फैसले लेने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण फैसले लेने वाला है, उनमें से यह एक होगा जो 16 से 18 अप्रैल के बीच लिया जाएगा। इस सम्मेलन में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का मुद्दा है और क्या क्या मुद्दा है, बताइए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर लालचंद्र 21वीं सदी के बड़े फैसलों में एक सबसे बड़ा और ऐतिहासिक फैसले के रूप में इसको याद रखा जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, इस बात को तो कई बार आपने भी सुना होगा, कहा जाता है कि जब नीति और नीयत अच्छी होती है तो बड़े फैसले लेने में आसानी भी होती है और विल पावर भी दिखाई देती है। बिल्कुल अगर हम महिलाओं को हम अधिकारों और सम्मान देने की हम बात करें तो निश्चित तौर पर देश की राजनीति में ये बातें हमेशा होती आई है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर महिलाओं को उनका अधिकार और उनका सम्मान किसने कितना दिया और किस नियत से दिया। ये एक सबसे बड़ी बात है। आज़ादी के बाद से ही हम देखें, देश की आज़ादी के अंदर भी हम देखें तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। देश की आज हम विकास गाथा की बात करें पिछले आज़ादी के बाद से अब तक, उसमें महिलाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका और भागीदारी रही है। लेकिन क्या राजनीति के अंदर उनको वो सम्मान नहीं मिलना चाहिए, उनको वो अधिकार नहीं मिलना चाहिए? ये सब बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विज्ञान भवन के अंदर जो एक कार्यक्रम था उसको महिलाओं को संबोधित करते हुए इन्हीं बातों को रेखांकित किया। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि देखिए, महिलाओं के जितने भी हम बात करें, महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं बनती हैं उनमें महिलाओं की भूमिका आखिर क्यों नहीं होनी चाहिए? उनकी योजनाओं को, उनको फैसले लेने में महिलाओं की भूमिका हो, और वो तो तभी संभव होगी जब राजनीति के अंदर उनको अधिकार मिलेगा। 33% अधिकार देने के लिए जो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जो संशोधन किया जा रहा है, इसको लाया जा रहा है, निश्चित तौर पर हम दूसरे देशों के अंदर जो विकसित भारत की जो परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक की है, क्या उसमें महिलाओं की भूमिका नहीं होनी चाहिए? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप दुनिया के विकसित देशों को देखिए, वहां तो आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, लेकिन वहां तो 40% से ज्यादा महिलाएं जो हैं वहां की जो संसद होती है वहां चुनकर जाती हैं, राजनीति में उनकी हिस्सेदारी रहती है। तो भारत इससे अछूता और भारत इससे पीछे क्यों रह जाए? जब भारत को विकसित देश बनाना है तो महिलाओं की भूमिका उसमें बड़ी होनी चाहिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ये बातें सामने रखी। ठीक, बने रहिए हमारे साथ अनुज, और भी कुछ पहलुओं पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, देखिए, सबसे पहले तो कई दशकों तक क्या क्या संसद में हुआ है, इस पर संग्राम हुआ है, उसको अगर याद कीजिए तो कागज फाड़े गए हैं, कैसी कैसी टिप्पणियां की गई। अब उसके बाद 2023 में सरकार ने इसको पारित कर दिया। अब सरकार की मंशा ये है कि इसको अगर नए जनगणना डेटा पर करेंगे तो 2034 चला जाएगा, देर हो जाएगी। सरकार 2029 में लागू करना चाहती है। अब फिर से वही एक बात, 3 चीजें गिनाई जा रही हैं। देखिए, एक तो ये कि चुनावी लाभ लेने की कोशिश कर रही है बीजेपी, दूसरा परिसीमन से जोड़ा जा रहा है कि भाई ये कैसे होगा, इसको तो नए डेटा पर कीजिए, पहले कह रहे थे नहीं पुराने पर कर डालिए, अब बदल लिया पोजीशन, और तीसरा अब रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। ये तीनों चीजें जब एक साथ उठाई जाती है तो फिर क्या ये शंका पैदा नहीं होती कि जैसे कुछ दशक टाल दिए और भी इसको टालना चाहते हैं क्या कुछ राजनीतिक दल? लाल जी, मौजूदा लोकसभा का जो स्ट्रेंथ है उसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो 14% है। तो आप अगर आज 21वीं सदी के भारत में महिलाओं की भागीदारी लोकसभा में आपके पास 14% है जी, तो क्या ये उम्मीद कर सकते हैं आपकी आने वाले 10 सालों में कभी महिलाओं की भागीदारी ये 33% तक पहुंचेगी बगैर रिजर्वेशन के? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो बात आज कह रहे थे वो देश को सोचना चाहिए और समझना चाहिए। बिल्कुल, कि आप अगर महिलाओं को एक अधिकार दिया है, शिक्षा के अधिकार से, संवैधानिक अधिकार उसे समानता का मिला है, तो क्या इस देश की महिलाएं सिर्फ लाभार्थी योजनाएं तक रहेंगी? क्या इस देश की महिलाएं को संसद में अपने कानून बनाने का हक नहीं है, जो आधी आबादी के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा? क्या इस देश के विकास में महिलाओं की रोकना चाहूंगा, क्योंकि जो मशहूर गायिका आशा भोसले जी का निधन हुआ था, कल निधन हुआ था। अब उनकी दाह संस्कार और अंतिम यात्रा, बल्कि ये अंतिम यात्रा देखिए, आशा भोसले जी सुविख्यात प्रख्यात गायिका, 92 साल की उम्र में उनका कल निधन हुआ।
उन्होंने ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली थी। और ये उनकी जो अंतिम यात्रा है, देखिए मुंबई की सड़कों पर लोग वहाँ पर उमड़े हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। आशा भोसले जिनका जो करियर है वो करीब करीब आप मान के चलिए कि 80 साल का सफ़र रहा, मतलब 92 साल की उम्र में 80 साल लगभग उनका करियर रहा। उनकी संगीत का जो करियर है वो करीब करीब 80 सालों का, 70-80 सालों का करियर, ये अपने आप में एक अजूबी बात है। और आशा भोसले जी को जिस तरह से उनमें एक जो विविधता थी उनकी गायकी में, वो हम सभी ने महसूस किया है। और मैं तो कहूँगा कि कई पीढ़ियों ने इस चीज़ को महसूस किया है। और जब आशा भोसले जैसे कलाकार का निधन होता है तो उनके निधन के साथ ऐसे कलाकार ख़त्म नहीं होते, ऐसे कलाकार सदियों तक जीवित रहते हैं लोगों के हृदय में। आशा भोसले जी को लोग बड़े सम्मान के साथ आशा ताई कहकर बुलाया करते थे। और आशा ताई, ताई का मतलब महाराष्ट्र में मराठी में बड़ी बहन होता है, और ताई, आशा ताई उनका प्रचलित नाम था। आमतौर पर लोग उनको आशा ताई ही पुकारते थे। तो आशा भोसले जी का जो जीवन का सफ़र रहा, सिनेमा का जो सफ़र रहा, उनकी गायकी संगीत का जो उनका सफ़र रहा, उसमें ऐसी विविधता की जिसमें आप देखें कि डिस्को से लेकर के गज़ल तक, और जिस तरह से जो दर्द भरे नगमे से लेकर के चुलबुले गाने तक, हम सभी ने इस उनके संगीत को सुना है, उनके संगीत को हम सभी ने आत्मसात किया है। आशा भोसले जी की ये अंतिम यात्रा, आप जानते हैं कि मानव शरीर नश्वर है, मानव शरीर एक दिन नष्ट होता है, लेकिन जो मानव की कृतियां हैं वो हमेशा के लिए जीवित रहती हैं। आशा भोसले, आशा ताई एक वैसी ही महान हस्ती रहीं और हैं, बल्कि जो कि हमेशा के लिए याद की जाएंगी। भले ही आज उनका पार्थिव शरीर जो है अब हमारे बीच नहीं रहेगा, उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए मुंबई में ये लोग सड़कों पर उमड़ पड़े हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आशा ताई की अंतिम यात्रा, कल उनके सुपुत्र आनंद भोसले ने जानकारी दी थी कि कल निधन के बाद उनके शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, और कल ही उन्होंने ये जानकारी दी थी आज शाम के बारे में कि सोमवार को शाम में उनका अंतिम संस्कार, करीब करीब 4 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार करने का प्लान बनाया गया था, उनकी योजना बनाई गई थी, अंतिम संस्कार का कार्यक्रम रखा गया था, और उसी के तहत ये अंतिम यात्रा आशा भोसले जी की इस समय आप देख रहे हैं। आशा भोसले जी का कल निधन हुआ था, और जो वो कुछ समय से बीमार चल रही थी। और सबसे बड़ी बात देखिए कि जिस समय आशा ताई 90 साल की थी, उस समय अपने 90वें जन्मदिन पर उन्होंने स्टेज परफॉर्मेंस किया था और लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। आशा ताई ने 90 साल की उम्र में आशा ताई ने स्टेज परफॉर्मेंस अपने जन्मदिन के मौके पर किया था। और आशा ताई जो हैं वो उन्होंने लोगों को आश्चर्यचकित किया था कि 90 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो आशा भोसले इस तरह की हस्ती जिनको थोड़ी सी भी संगीत में अभिरुचि है, वो ज़रूर आशा भोसले, आशा ताई को याद करते हैं, करते रहेंगे। और ये आप देख रहे हैं अंतिम यात्रा का दृश्य, और शिवाजी पार्क जो कि मुंबई में है, वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार होने वाला है। तो ये उनकी देखिए बिल्कुल सौम्य, जिसे कहते हैं कि छवि आशा ताई की अभी आप देख रहे हैं। और उनको ये अंतिम विदाई, भावभीनी विदाई आशा ताई को दी जा रही है। दिग्गज गायिका रहीं आशा भोसले जी, और अगर कहें तो हम में से कई पीढ़ियां, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि करीब करीब 8 दशक लंबा करियर,
और वैरायटी जिसे कहते हैं ना कि विविधता तो इतनी उनके संगीत में कि आप अगर उनको डिस्को से लेकर के रैप से लेकर के फिर आप गज़ल तक सुनते चले जाएं, आप सुनते चले जाएंगे। और विशेष रूप से जो संगीत में अगर आपको थोड़ी सी भी अभिरुचि है तो आप ये समझते होंगे कि इसमें एक चीज़ होती है रेंज, यानी कि कितनी ऊंचाई तक आप जा कर के गा सकते हैं। तो आशा ताई के बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिसमें जब आप उनके रेंज को देखेंगे, यानी कि जो जिसे कहते हैं पिच, हाई नोट वाले गाने, वो आपको लगेगा कि कुछ गाने तो ऐसे आपको लगेंगे कि ये तो आशा ताई ही गा सकती थी। और आप जानते हैं आशा ताई और लता दीदी ये दोनों बहनें हैं, सगी बहनें थीं। बड़ी बहन लता मंगेशकर और छोटी, उनसे छोटी आशा मंगेशकर पहले थी, बाद में आशा भोसले बनी। 2 बहनें और हैं उनकी। लेकिन पहले अच्छा एक और देखिए कि इसे क्या संयोग कहेंगे कि 92 साल की उम्र में लता दीदी का भी निधन हुआ था और 92 साल की ही उम्र में आशा ताई भी इस दुनिया को छोड़कर जा रही हैं। ये भी एक रोचक तथ्य है कि दोनों बहनों ने 92 साल की अपनी उम्र तय की इस धरती पर पार्थिव शरीर के रूप में 92 साल दोनों बहनें रहीं। तो 92 साल की उम्र में आशा ताई का भी निधन हुआ और कल ये निधन हुआ था मुंबई के एक अस्पताल में। 92 साल की थी आशा ताई और अब ये उनकी अंतिम यात्रा। 80 साल लंबा करियर, बहुत कम ऐसे कलाकार होते हैं, 80 साल तो कुछ लोगों की ज़िंदगी तक नहीं होती, और ऐसे कलाकार जिनका 80 साल का करियर रहा हो, ये लता दीदी और आशा भोसले, जिसे कहते हैं ना कि भारत की पार्श्व गायकी में अगर आप क्रम बनाएंगे तो कहा जाता है कि पहला नंबर और दूसरा नंबर तो बिल्कुल रिजर्व है। एक बार आशा ताई जी को पूछा गया था कि सबसे अच्छी गायिका कौन है, आशा जी ने कहा लता दीदी। फिर उनसे पूछा गया दूसरे नंबर की अच्छी गायिका कौन है, उन्होंने बिल्कुल बोल्ड होकर कहा मैं। यानी कि आप समझ लें कि जो पार्श्व गायिका का स्थान है हिंदी सिनेमा में, उसमें वो बिल्कुल सही कह रही थी कि ये अब 2 तरफ आप दृश्य देख रहे थे। एक शिवाजी पार्क का भी दृश्य था जहां अंतिम संस्कार की तैयारी, और ये अंतिम यात्रा इस समय चल रही है मुंबई की सड़क पर। तो ये बिल्कुल निस्संदेह कहा जा सकता है कि हिंदी सिनेमा में जो गायिकाओं, पार्श्व गायिकाओं का जो स्थान है, उनमें से पहले और दूसरे स्थान पर ये दोनों बहनें। श्यामा मिश्रा हमारी संवाददाता जो कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं फ़ोन लाइन पर, उनसे भी ज़रा बात करते हैं। श्यामा, कल आशा ताई का निधन हुआ था, आज ये अंतिम यात्रा की तस्वीरें हम देख रहे हैं मुंबई से। शिवाजी पार्क में उनका अंतिम संस्कार होना है। श्यामा, मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत बड़ी भीड़ है। कौन कौन से ऐसे गणमान्य लोग इसमें उपस्थित हुए हैं आम लोगों के अलावा? श्यामा, अब तक आवाज आ रही है? श्यामा को हमारी आवाज़ शायद अभी नहीं मिल रही है, लेकिन हम आगे कोशिश करेंगे कि श्यामा से और जानकारी लें कि कौन कौन से गणमान्य लोग इस अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। तो श्यामा मिश्रा से आगे जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आप देख रहे हैं कि ये अंतिम यात्रा जो है वो मुंबई की सड़कों पर चल रही है, और कल भी उनके अंतिम दर्शन के लिए बहुत सारे गणमान्य लोग, आम लोग भी पहुंचे थे आशा ताई को देखने के लिए। और जो मैं विविधता की बात कर रहा था, पॉप हों, गज़ल हों, भजन हों, शास्त्रीय संगीत हों, कव्वाली हों, लोकगीत हों, रविंद्र संगीत हों, इस तरह की वैरायटी है आशा ताई के गानों में। और ये इस समय उनकी अंतिम यात्रा, जिसकी तस्वीरें आप मुंबई से देख रहे थे। आशा ताई के बारे में जितना भी बोला जाए कम ही होगा। फिलहाल डीडी न्यूज़ की तरफ से भी उनको श्रद्धांजलि। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। भारत की सेना ने स्ट्राइक की है। जो सच है हम वही दिखाते हैं। किस तरह की चुनौतियां हमारी रेस्क्यू टीम को आ रही हैं। शूर, सनसनी नहीं, भरोसा जगाते हैं। एजेंडे की दौड़, ब्रेकिंग की होड़ यहां नहीं होती। होती है तो बस देश की बात। गांव, गरीब, किसान, युवा के साथ नारी शक्ति की, भारत के हर कोने की आवाज, दुनिया में देश के परचम की बात, देश की धड़कन, भरोसा देश का। डीडी न्यूज, भरोसा सच का। स्वागत है ब्रेक के बाद। और आज हम सबसे पहले बात कर रहे थे नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर, जो प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति सम्मेलन में बातें कही हैं और जो संसद में तैयारी है। संसद एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा 21वीं सदी के सबसे बड़े और अहम निर्णयों में से एक हम लेने वाले हैं। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे कि देखिए 2023 में पारित तो हो गया था, लेकिन वो पारित जो भी हुआ था वो भी कई दशकों की जिसे कहते हैं ना अटकाना लटकाना भटकाना के बाद अब फिर से अलग अलग मुद्दे उठा करके क्या एक बार फिर से अटकाने लटकाने भटकाने की कोशिश हो रही है क्या? लाल जी, ये नए संसद भवन का मुझे लगता है कि वो स्पेशल सेशन, वो इतिहास तो बनाया था उस दौर में जी, लेकिन जब वो इतिहास बना था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम कानून का शक्ल तो लिया, लेकिन ये इंतजार जो है वो अभी भी ये लग रहा था कि आखिर कब तक। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम के इस प्रोग्राम में बता रहे थे कि ये कब तक का, तो एक डेडलाइन को तो हमें मीट करना है। ठीक। और अगर ये उसमें आर्टिकल 334A जिसका ये अमेंडमेंट की बात है कि उस अमेंडमेंट में अगर 2011 के सेंसस से आप इस बात को करते हैं तो 2024 के 29 के आने वाला इलेक्शन में ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जो कानून है उसके हिसाब से पार्लियामेंट के चुनाव में 33% आरक्षण महिलाओं को मिल जाएगा। उसके बाद इस कानून के बनने के बाद आने वाले समय में जितने असेंबली के इलेक्शंस हैं जी, उस इलेक्शंस में भी, स्टेट के इलेक्शंस में भी महिलाओं के 33% के आरक्षण सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन अब दिक्कत क्या है इसको समझिए। अब दिक्कत यह है कि जो पार्टियां एक ध्वनिमत से इस प्रस्ताव को पारित किया था नारी शक्ति वंदन अधिनियम को, उन्हें अब लग रहा है कि इसमें कुछ उनका छूट गया है। अब वो राजनीति उनको जो बाकी रह गई थी उस समय में 2023 में, उसको 2026 में कर रहे हैं। अब डिलिमिटेशन का तो 2026 जो है वो एंड है। अब ये सरकार के सामने में तो दो ही विकल्प है, या तो आप जिस तरह से लगातार 25-25 साल डिलिमिटेशन का बढ़ रहा था, आप 25 साल और आगे बढ़ाइए, या फिर अगले जब सेंसस पूरा होता है उसके बाद आप फिर डिलिमिटेशन की बात कीजिए। बिल्कुल। तो अभी सरकार के पास कोई दूसरा उपाय भी नहीं है, कोई विकल्प भी नहीं है कि आपके पास ये विकल्प है कि अगर आपको सच में महिलाओं को 33% आरक्षण देके विधायी कार्यों में उनकी भूमिका बढ़ानी है तो आपको इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम का उसी तरह से समर्थन करना है जैसे आपने सब पूरी पार्टियों ने उस समय में 2023 में किया था। लेकिन सोनिया जी जो एक नया ट्विस्ट दी है आज अखबारों में लेख लिख के, या मल्लिकार्जुन खड़गे या सपा के नेता जो ये बात अपना एक ला रही है कि पहला तो सपा का सोचिए कि वो अजीब सा तर्क दे रहे हैं सपा के लोग, वो कह रहे हैं कि इसमें माइनॉरिटी के लिए भी अलग से रिजर्वेशन होना चाहिए। तो संविधान में एक बखेरा आप पहले ये कर लीजिए कि माइनॉरिटी का रिजर्वेशन उस धर्म के आधार पर पहले रिजर्वेशन हो। संवैधानिक व्यवस्था में अगर SC/ST का रिजर्वेशन सुनिश्चित है 334A में भी कि उसमें 334A में इसी रिजर्वेशन के विद इन रिजर्वेशन है जी। अब सोनिया गांधी इसमें रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की बात कर रही है। ठीक है। तो सोनिया जी को यह पूछना चाहिए
कि भाई राहुल गांधी अब तक जो कास्ट सेंसस की बात करते करते जिसकी आबादी जितना हक का नारा दे रहे थे, तो साउथ के लोग, दक्षिण के लोग तो इसी का विरोध कर रहे हैं कि उनकी क्या गलती है कि आप भाई आबादी का उन्होंने कंट्रोल किया, परिवार कल्याण योजनाओं का उन्होंने अक्षरशः लागू किया, तो आप उनको इस बात के लिए आबादी और हक का तो फसाद आपने बनाया था। बिल्कुल। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कई बार अपनी सभाओं में क्लियर किया है कि दक्षिण के राज्यों को इसमें कोई इसमें नुकसान होने वाला नहीं है। ठीक। और महिलाओं का जो ये रिजर्वेशन है, वो डिलिमिटेशन के बाद में जो रिजर्वेशन की सीटें बढ़ेंगी जी, उसमें महिलाओं का रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली आएगा। तो अब सवाल है कि इतनी सुलभ स्थिति को अगर ये कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, सिचुएशन को आप विदिन रिजर्वेशन कर रहे हैं, कहीं आप माइनॉरिटी रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, कहीं दक्षिण में कोई और इसके लिए प्रचारित किया जा रहा है कि डिलिमिटेशन होने से उसकी सीटें कम हो जाएगी। तो कुल मिला के वही है कि 90 के दशक से ये अभियान जो शुरू हुआ था, इसमें जितने रोड़े डाले गए वही रोड़े भर के इस बार भी लोगों की कोशिश है। लेकिन ये देखना ये है कि 16, 17, 18 में पॉलिटिकल पार्टी अपना कितना बड़ा राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। और जब कभी भी राजनीति से थोड़ा सा ऊपर उठ करके लोग सोचते और बोलते हैं तो मीरा कुमार जी की तरह बोलते हैं, है ना अनुज? मीरा कुमार जी को हमने सुना अभी। मीरा कुमार जी ने कहा कि भाई ये बहुत अच्छा है और ये होना चाहिए, जरूरी है। तो ये वो आवाज है मीरा कुमार जी का कि अगर राजनीति से ऊपर उठ करके देखा जाए तो महिलाओं के मन में क्या है, मन की बात रखी है पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार जी ने। देखिए, सबसे बड़ी बात यही है लालचंद्र कि कुछ मुद्दों पर तो राजनीति सही में छोड़ देनी चाहिए, चाहे वो कोई भी दल हो, चाहे विपक्षी दल में कोई भी दल हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरीके से आज कहा कि इतना बड़ा ये फैसला महिलाओं के लिए, उनके अधिकार और सम्मान के लिए जब संसद से होगा तो वहां से एक आवाज आनी चाहिए और वो सबकी एक ही आवाज होनी चाहिए। उन्होंने तो ये भी कहा कि इसमें अब क्रेडिट की होड़ नहीं मचनी चाहिए, सभी को क्रेडिट जाएगा, चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, क्योंकि 2023 में जिस तरीके से ध्वनि मत से इसको कानून को बनाया गया था, अगर वैसा ही एक फिर से नजारा देश की संसद से देखने को मिलेगा तो निश्चित तौर पर देश की जो राजनीति की आज स्थिति है, निश्चित तौर पर उसको और सम्मान से देश और दुनिया के अंदर देखा जाएगा कि महिलाओं के लिए जब एक बहुत बड़े फैसले को संसद में बनाया जा रहा था तो निश्चित तौर पर उसमें सभी राजनीतिक पार्टियां एक साथ खड़ी थी। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विपक्ष से यही उम्मीद जताई है। और जब 16, 17, 18 3 दिन का सत्र होगा तो निश्चित तौर पर चर्चा भी होगी और चर्चा के बाद ही इसको फिर से पारित कराया जाएगा। विपक्ष अपनी बातों को रख सकता है, लेकिन ध्वनि मत से अगर पास होगा तो एक बड़ा संदेश देश की जनता में बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया फिलहाल अनुज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और विनोद जी, अभी आप बने रहिएगा क्योंकि हम बात करने वाले हैं कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर क्या कुछ चल रहा है और एसआईआर पर रार अभी तक बरकरार है क्या, अंतिम वोट पड़ने तक ये बरकरार रहेगा क्या। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर इस पर खास चर्चा करेंगे। अभी वक्त है ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था कि पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर पर रार बरकरार है, ये क्या अंतिम वोट पड़ने तक बरकरार ही रहेगा क्या? पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार में एसआईआर का मुद्दा लगातार बरकरार है। देश के 13 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया हो चुकी है। और मैं आपको कुछ डेटा बताता हूं। इन सभी राज्यों में करीब करीब 7 करोड़ 20 लाख मतदाताओं के नाम कटे हैं और 2 करोड़ नए नाम जोड़े भी गए हैं इन राज्यों में। और सबसे अधिक अगर डेटा लीजिए तो 2 करोड़ 4 लाख नाम के आसपास उत्तर प्रदेश से कटे हैं। प्रतिशत के लिहाज से भी बात कर लीजिए तो अंडमान निकोबार से सबसे ज्यादा 16.6% नाम कटे हैं। उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत 13.2% है। नाम कटने में प्रतिशत के हिसाब से पश्चिम बंगाल 5वें नंबर पर है और यहां करीब करीब 91 लाख मतदाताओं के नाम पश्चिम बंगाल में कटे, जो करीब करीब 11% के आसपास आता है। इनमें से करीब 63 लाख मतदाताओं के दावों पर सुनवाई भी हुई
जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज वाला मामला था। फिलहाल करीब 27 लाख मतदाताओं के दावे को न्यायिक अधिकारियों ने खारिज किया हुआ है। तो इन 27 लाख मतदाताओं के वोट डालने पर अब सुप्रीम कोर्ट में आज ही सुनवाई चल रही है या कुछ फैसला इसमें जल्दी ही आ भी सकता है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर में न्यायिक अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट ने ही लगाया था, क्योंकि चुनाव आयोग के साथ लगातार ममता बनर्जी की सरकार टकरा रही थी। तो लेकिन देखिए कि न्यायिक अधिकारियों को भी बंधक बनाया जा चुका है। मालदा के कालियाचक की घटना को याद कीजिए, न्यायिक अधिकारियों पर हमले तक हुए थे, 9 घंटे बंद करके रखा था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक वहां पर 2 बजे रात में जगे हुए थे और उनकी रिहाई को सुनिश्चित कर रहे थे। बहरहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी के निशाने पर लगातार एसआईआर है और एडजुडिकेशन के मामले में 27 लाख लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब देखते हैं क्या फैसला आता है। तो टीएमसी की दलील दरअसल ट्रिब्यूनल के फैसले से पहले उनको वोट देने का अधिकार मिल जाए बिना सुनवाई के ही, ट्रिब्यूनल की सुनवाई के ही। आज 19 जजों के ट्रिब्यूनल ने सुनवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो एसआईआर में नाम कटने के नाम पर, जैसा हमने बताया, पश्चिम बंगाल 5वें नंबर पर है, लेकिन सबसे ज्यादा देखिए राजनीति और सबसे ज्यादा टकराव पश्चिम बंगाल में ही है। बीजेपी का आरोप यह है कि 3 बार सत्ता के बावजूद ममता के पास अब मुद्दों का अभाव है, इसीलिए उठा रही हैं ऐसे मुद्दे। पीएम मोदी की रैलियों में इस बीच वहां पर जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है, इससे भी ममता बनर्जी की चिंता बढ़ गई है और पश्चिम बंगाल में ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है, आर पार की लड़ाई चल रही है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह चुनाव घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल से निकालने वाला चुनाव है। चुनाव जो है घुसपैठियों को निकालने का चुनाव। क्या ममता दीदी निकाल सकती है क्या? हमने तय किया है कि भाजपा सरकार बनते ही 45 दिन में पूरी बंगाल की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए भूमि दे दी जाएगी। और मेरी बात याद रखना, भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि न केवल बंगाल, देश भर से चुन कर घुसपैठिए को देश के बाहर निकालने का काम हम करेंगे। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि बीजेपी ने 90 लाख से भी ज्यादा नाम कटवा दिए। 250 लोग मारा গেছে, একবার খোঁজ নাওনি। ইয়ারও মারা গেছে, একবার খোঁজ নাওনি। 250 বেশি মানুষ মারা গেছে তোমাদের জন্য, তোমরা একটা খোঁজ নাওনি। 90 লক্ষ লোকের নাম বাদ দিয়েছো, জোর করে জিতবে ভাবছো। যারা বিজেপিকেও ভোট দিতেন তারা জেনে রাখুন, ওরা বাংলা বিরোধী, ওরা বহিরাগত, বাইরের কাউকে আপনার ঘরে প্রবেশ করতে দেবেন না। ममता बनर्जी कह रही थी कि बांग्ला की विरोधी है बीजेपी, इसीलिए इतने लोगों के नाम कटवा दिए। जवाब भाजपा के नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने दिया। कहा कि टीएमसी के पास दरअसल इस बार कोई मुद्दा है ही नहीं। उनका पास मुद्दा नहीं है, विकास का काम नहीं किया है, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नारी सुरक्षा खत्म कर दिया है, इसलिए उनका पास मुद्दा नहीं है, इसलिए वो सब बोल रहा है। कोई फायदा होने वाला नहीं है, पूछ लीजिए ना यहाँ जो है इधर उधर, 90% लोग ठीक कर लिया। इस बार कमल छाप, दावा है इस बार कमल छाप। लेकिन क्या चल रहा है बंगाल की धरती पर? सौरभ दत्ता हमारे साथ, हमारे संवाददाता पश्चिम बंगाल से जुड़ रहे हैं और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। पहले सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, ट्रिब्यूनल में आज वहां पर लोग आ रहे हैं अपनी सुनवाई के लिए, अपने दावे के लिए, क्योंकि भले यहां सुप्रीम कोर्ट में शायद इस मामले पर सुनवाई चल रही हो, लेकिन वहां पर भी ट्रिब्यूनल जो है वो सुनवाई कर चुकी है, सुनवाई शुरू कर चुकी है क्या? 19 ट्राइब्यूनल गठन किए गए हैं और उसमें से तो सुनवाई हो चुका है, लेकिन उसी में से तो कांग्रेस के कैंडिडेट थे जिनको हाईकोर्ट के जो फॉर्मर जज है, चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उनको छूट दिया और उसी के चलते उन्होंने नॉमिनेशन फाइल कर पाए। तो ट्रिब्यूनल ने अपना काम शुरू कर दिया है और 19 ट्रिब्यूनल में लाइन
जो लोग अपील करना चाहते हैं, 27 लाख लोग में से जितने भी लोग करना चाहते हैं वो लोग अपने अपने हिसाब से एप्लीकेशन डाल रहे हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सुबह ही एक स्पष्ट कर दिया था कि ट्राइब्यूनल के मामले में वो इंटरवेंशन नहीं करेंगे। वोटर फ्री लिस्ट को जो फ्रीज करने वाली जो बात है उसमें जो करना है ट्राइब्यूनल करेगा, वो लोग सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई फ्रीज नहीं करेंगे। और अभी आगे चल के वो जो मुद्दा है कि क्या होगा इस 27 लाख, उसके लेकर सुनवाई चल रहा है, वो जजेस अपना ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं इस वक्त। लेकिन जमीन पर अगर आप देखें तो जमीन पर लड़ाई काफी दिलचस्प हो चुका है लालचंद जी, क्योंकि अभी यहाँ पर हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी विजिट कर रहे हैं, तो विजिट तब जाके जो वर्जन्स उभर कर आ रहे हैं। अब ममता बनर्जी अपनी महिला वोट बैंक की बड़े दावा करते हैं, तृणमूल भी कहते हैं कि महिला वोट बैंक ममता बनर्जी के साथ है, लेकिन बड़ी संख्यक महिला है जो दो मुद्दों पर इस सरकार की आलोचना कर रही है। मुद्दा एक, कानूनी व्यवस्था, आरजी कर कांड कस्बा लॉ कॉलेज में जो घटना हुआ उसके चलते। मुद्दा दो, उनका कहना है कि उनके घर में बेटा बेटी पढ़ाई के बाद वो लोग अपने शहर में अपने घर में नहीं रह पा रहे हैं, उनको वो भी एक तरफ से माइग्रेंट वर्कर्स बन गए हैं। मैं ये दीन मजदूर की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, पिता माता एजुकेशन लोन लेकर अपने बच्चे को पढ़ाए हैं, लेकिन वो घर नहीं रह पा रहे, वो चले जा रहे हैं कहीं और स्टेट पे या फिर कहीं और देश पे, विदेश पे। ये कहीं ना कहीं जाके जो माए हैं उनको काफी ज्यादा उनको दुख है इस बात का कि बेटा बेटी एक वृद्धावास में रूपांतरित हो जा रहा है कलकत्ता शहर। ये इसका आलोचना है, क्योंकि इसका सीधा ताल्लुकात इंडस्ट्री से है, उद्योगहीनता से है, जॉबलेस से है, जो ईआरपी वर्कर्स। ठीक है, लौटता हूं आपके साथ, आपके पास लौटता हूं, लेकिन कुछ अपडेट मैं दे दूं। सुप्रीम कोर्ट से अपडेट आ रहा है कि एसआईआर पर जो सुनवाई शुरू हुई तो एनआईए ने मालदा में न्यायिक अधिकारियों के घेराव मामले में जांच की प्रगति दी। इसके साथ ही सीजेआई ने कहा है, मुख्य न्यायाधीश ने, कि हमें कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से कहा गया है कि 60 लाख लोगों के मामलों की सुनवाई हो चुकी है। ये सारी चीजें जो है सीजेआई ये कह रहे हैं कि हम अगली सुनवाई तक जानना चाहेंगे कि क्या इन लोगों का किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध है, जो साजिश मालदा में जो घटना हुई थी उसको लेकर। तो ये दोनों चीजें साथ चल रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में मालदा वाली घटना को भी बड़ी गंभीरता से लिया जा रहा है और साथ में एसआईआर को लेकर के भी कि किनको वोट देने का अधिकार मिले। तो ये सब अपडेट आ रहे हैं, लगातार ये अपडेट बताएंगे। लेकिन विनोद जी ये बताइए कि अभी हम डेटा दे रहे थे कि देखिए संख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नाम कटे, प्रतिशत के हिसाब से अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा नाम कटे, 5वें नंबर पर प्रतिशत के हिसाब से है पश्चिम बंगाल, लेकिन हंगामा सारा का सारा वहीं बरपा हुआ है। ऐसा क्यों? क्या अंतिम वोट पड़ने तक टीएमसी इसको छोड़ने वाली नहीं क्या इस मुद्दे को? लालजी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के बड़े लीडर हैं और लोकप्रियता का भी आप कहें तो उनकी अच्छी लोकप्रियता है, कुछ सेक्शन में तो उनकी सबसे बड़ी लोकप्रियता है। लेकिन ममता बनर्जी यहाँ चूक जाती है, जो एसआईआर बिहार में मुद्दा नहीं बना। राहुल गांधी ने जितना भी जोर लगा लिया वहाँ कम से कम 30 दिन 35 दिन की यात्रा से, तो राहुल गांधी ऐसे मोड़ पे पहुंचे थे कि इलेक्शन के अनाउंसमेंट से पहले कि वोट चोरी से लेके क्या क्या आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगाते रहे थे। ठीक कॉपी ममता बनर्जी ने किया पश्चिम बंगाल में जी। और देख लिया, देश ने पूरा देखा कि एसआईआर का जनता के बीच में कोई ये नहीं पड़ा। बिहार में किसी ने आज तक इस बात की प्रतिक्रिया नहीं दी कि हमारा वोट कटा है और हम वोट नहीं कर पाए। सवाल इसी पश्चिम बंगाल में वही सेम बात है। आप अभी ये पूरा का पूरा ये जुडिशियल प्रोसेस है, एडजुडिकेशन का सारा मामला कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में ही ट्रिब्यूनल बने हैं, सुप्रीम कोर्ट के ही निर्देश पे सारे लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के केस की सुनवाई हुई है। अगर बार दौड़कर भी सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी ही गई। 27 लाख नाम कटे हैं तो वो नाम किसने काटे हैं? जुडिशियल प्रोसेस से काटा है। ये इलेक्शन कमीशन तो नहीं काटा है। तो ये ममता बनर्जी सीधे सीधे कोर्ट का को ही भी एक तरह से टारगेट कर बिल्कुल। इसमें तो चुनाव आयोग कहीं नहीं है, तो अब चुनाव आयोग को बीजेपी करती है, बीजेपी चुनाव आयोग। और लेकिन ये बात कहना लोगों से भूल जाती है कि ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से जुडिशियल अधिकारी जो है, जजेज ने ये नाम काटे।
रही बात कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार क्लियर किया है कि जो लोगों ने वोट नहीं किया है या वोट नहीं दिया है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसकी नागरिकता खत्म हो जाती है। जी जी जी, हम लोग भी कई बार ऐसा होता है, कभी इलेक्शन प्रोग्राम में रहते हैं, कवरेज में रहते हैं, वोट नहीं कर पाते हैं, तो क्या हमारी नागरिकता खत्म हो जाएगी? इतनी सी बात के लिए अगर ममता बनर्जी पूरा तवज्जो सिर्फ SIR, नागरिकता, NRC, ये सारी चीजें वो कर रही हैं, तो शुभेंदु अधिकारी की बात में दम है। बिल्कुल कि 3 बार के मुख्यमंत्री के पास अगर कहने के लिए, डेवलपमेंट के लिए, रिपोर्ट कार्ड के लिए कुछ नहीं है, तो सिर्फ हिंदू मुसलमान करके और सिर्फ माइनॉरिटी का कट रहा है, उनका कट रहा है, यह कट के इमोशनल कार्ड इस बार कितना काम करेगा, ये कहना तो अभी मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, मामले आ रहे हैं, लगातार हम बताते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका सौरभ जुड़ने के लिए, और विनोद जी आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति, कांग्रेस के अंदर खींचतान को लेकर के बहुत सारी बातें आ रही हैं, उस पर बात करनी है। सौरभ, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आगे हम पश्चिम बंगाल के बारे में अपडेट देते हैं, लेकिन पहले अभी तमिलनाडु की बात कर लेते हैं। कांग्रेस में तमिलनाडु में तू मैं की राजनीति चल रही है, और ये चीज सामने आ गई, बाहर आ गई। तमिलनाडु महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हसीना सैयद ने पार्टी की इंचार्ज और तेज तर्रार नेता अलका लांबा पर भ्रष्टाचार और फेवर का आरोप लगाया। तो मानो नींद में सोई हुई प्रदेश कांग्रेस एकदम से जाग उठी। प्रदेश के नेताओं ने हसीना की भाषा को लेकर आपत्ति दर्ज की। ठीक चुनावी घमासान और मतदान के बीच प्रदेश की महिला कांग्रेस अध्यक्षा हसीना सैयद को उनके पद से हटा दिया गया। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए हसीना सैयद को अध्यक्ष पद से हटाने का आदेश दिया है। यह निर्णय हसीना की नियुक्ति के लगभग 2 साल बाद आया है। अलका लांबा ने कहा कि हसीना को नेता बनाकर उन्होंने बहुत बड़ी भूल की थी। हसीना सैयद ने कहा कि हम अपनी पार्टी और अपने नेता से प्यार करते हैं, लेकिन 33% महिला आरक्षण के नाम पर हमें धोखा दिया गया है। देश के अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं इस समय। पुदुचेरी और तमिलनाडु में हमारी उपेक्षा की गई है। NSUI के कई अन्य कार्यकर्ता और मैं लंबे समय से काम कर रहे हैं। 28 सीटों में से 33%, यानी केवल 9 सीटें ही क्यों महिलाओं को दी जा रही है? उन्होंने सीधे पैसे लेकर टिकट देने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद शशिकांत सेंथिल ने कहा कि हसीना ने यह कहकर पार्टी को नीचा दिखाया है और यहां महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है। यह गलत है। कांग्रेस में महिलाएं केंद्रीय भूमिका में हैं। हसीना ने अलका लांबा पर धमकी देने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एक कार्यकर्ता जमीन पर संघर्ष करता है, पार्टी की बात को लोगों के बीच पहुंचाता है, लेकिन बदले में उसे इस तरह का तिरस्कार मिलता है। तो इस पूरे मामले पर अलका लांबा ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, आइए उनको देखते हैं। मैंने उन्हें अध्यक्ष बनाया था, और जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी भूल और गलती थी, क्योंकि टिकट बहुत लोगों को मिलता है, बहुत को नहीं मिलता, पर उनका जो चरित्र और कैरेक्टर जो उन्होंने दिखाया है, जो निचले स्तर पर वो चली गई भाषा के संयम में, राजनीति में। अलका लांबा हमला कर रही है, लेकिन हसीना सैयद का क्या पक्ष है, उनको भी सुन लेना चाहिए। सुनिए हसीना क्या कह रही है। The Congress party promises 33% women reservation, but when it comes to the practicality, they don't implement women reservation neither in the organization nor in the electoral process. Especially in Tamil Nadu, the Tamil Nadu Congress Committee President Selva Perindage has sold all the tickets with the complete cooperation of the Congress President Mallikarjun Kharge ji. जल्दी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं विनोद जी से, वो वहाँ तमिलनाडु से अभी होकर भी आए हैं, बढ़िया से बताएंगे क्यों इस तरह का हो रहा है। विनोद जी, तमिलनाडु कांग्रेस के अंदर देखिए, वैसे लड़ तो रही है पार्टी सिर्फ 28 सीटों पर, लेकिन फिर भी इस तरह की तू मैं इतनी दूर तक बात कैसे चली गई? लाल जी, मैं आपके सवाल का जवाब दूं कि कांग्रेस पार्टी वहाँ जमीन पे लड़ रही है या आपस में ही लड़ रही है। दिक्कत ये है कि नेता अगर वहाँ सामने में नहीं दिखता तो इस तरह की चीजें होती है। राहुल गांधी का अभी आप देखिए कि अगले हफ्ते में वहाँ चुनाव होने हैं और राहुल गांधी की एक सभाएं नहीं हुई है। राहुल गांधी का एक ट्वीट आप तमिलनाडु पे टी नहीं देखे होंगे जी। तो आप समझ सकते हैं कि उस तरह किस तरह का केओस है एक स्टेट में। और इस केओस का अगर आप समझे तो इसको इस तरह से समझिए कि अलका लांबा का आपने बाइट सुना था, महिला कांग्रेस के वो राष्ट्रीय अध्यक्षा है एक तरह से, और वो कह रही है मैंने बनाया।
मतलब जैसे आपने उनका बाइट सुना कि ऐसा होता है क्या किसी पार्टी में कि मैंने बना दिया, मैंने गलती की, ये मैं कौन होता है? अब ये बात बताइए। वो हमीजा जो NSUI के एक्टिविस्ट रही है, अपना जीवन जिया है उसने कांग्रेस पार्टी के लिए, खून पसीना बहाया, उसने ब्लॉग लिखा है, उसने कहा कि कांग्रेस पार्टी में हम जैसे कार्यकर्ताओं की यही इज्जत है जो अपना घर परिवार छोड़ के, अपने बच्चों का परवरिश छोड़ के पार्टी के प्रोग्राम में जाती है, पार्टी के लिए वो काम किया है और उसको अलका लंबा कह रही है मैंने बनाया है। ये दिल्ली से उठ के तमिलनाडु गई और उनको बना लिया, उसका कोई बेस नहीं था। तो ये समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी में आखिर हो क्या रहा है। बिल्कुल। तो इस बात को लोगों को भी जानना चाहिए। जो अलका लंबा का आज का स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट से और हमीजा का स्टेटमेंट देखिए तो आप अंतर समझेंगे। बिल्कुल, पार्टी तो कार्यकर्ताओं से ही बनती है, कार्यकर्ताओं के संघर्ष से ही बनती है, और मुझे लगता है कांग्रेस में इस तत्व का कहीं ना कहीं इस मामले में अभाव दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए, इस खबर पर विश्लेषण करने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।